The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो और जैसा कि हम हर बार आपको सूचित करते ही हैं, हमारा नाम है सौरभ द्विवेदी। देश में कितना कुछ हो रहा है। बिहार में चुनाव सर पर है, जहां राजनीति का पहिया पूरी तेजी से घूम रहा है। चिराग पासवान ने फैसला किया है कि लोक जनशक्ति पार्टी नीतीश का तो साथ छोड़ेगी, लेकिन भाजपा का नहीं। चिराग के पिता रामविलास पासवान को राजनीति की दुनिया का सबसे सटीक मौसम विज्ञानी माना जाता है। क्या चिराग भी पिता की तरह भविष्य में देख पा रहे हैं? अगर हाँ, तो जो उन्हें नजर आ रहा है उसमें बिहार की राजनीति की तस्वीर कैसी है, इस पर बात करेंगे आज बड़ी खबर में। चूंकि हाथरस मामले ने खबरों से बाहर जाने से इनकार कर दिया है, तो उससे जुड़े जरूरी अपडेट भी देंगे। ये भी बताएंगे कि जिनके यहाँ देश भर के कांग्रेस विधायक ठिकाना ढूंढते हैं, उन्हीं डीके शिव कुमार के ठिकानों पर छापा क्यों पड़ा। लेकिन सबसे पहले दिन का वीडियो। तरीके से कहा जाता है कि राम राज्य चल रहा है और इस राम राज्य में भी ऐसे रेप जैसी घटनाएं आए दिन होती जा रही हैं, तो आखिर क्या कारण है? देखिए पत्रकार जी, आप लोग तो ये करेंगे, लेकिन मैं एक विधायक के साथ साथ शिक्षक हूँ। ये घटनाएं संस्कार से ही रुक सकती है, शासन और तलवार से रुकने वाला नहीं। सभी पिता और माता का धर्म है कि अपनी जवान और युवती बेटी को भी एक संस्कारित वातावरण में रहने, चलने और वातावरण में अपना व्यवहार, एक शालीन व्यवहार प्रस्तुत करने का तरीका सीखना चाहिए और सिखाना चाहिए। सब हम का धर्म है, अभिभावक का भी धर्म है, मेरा भी धर्म है, सरकार का भी धर्म है, लेकिन परिवार का भी धर्म है। तो जहां सरकार का धर्म करना, रक्षा करने का धर्म है, वहां परिवार का भी धर्म है कि अपने बच्चों में संस्कार डाले। तो सरकार और संस्कार मिलकर के भारत को सुंदर रूप दे सकता है, नहीं तो दूसरा कोई विधा सामने आने वाला नहीं। बातों से आपने पकड़ ही लिया होगा कि ये महाशय नेताजी हैं। नाम है सुरेंद्र सिंह, पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी। सुरेंद्र बलिया से विधायक हैं। बलिया जो यूपी में पड़ता है, यूपी जहां एक और जगह हाथरस के आगे कांड शब्द नत्थी हो गया। पत्रकार ने सवाल पूछा, राम राज्य में रेप जैसी घटनाएं कैसे हो रही हैं? विधायक जी ने सवाल उठाया परिवार पर। सुरेंद्र सिंह के बयान में क्या क्या दिक्कत है, इस पर पूरे 1 घंटे का बुलेटिन अलग से किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल हम अपने दर्शकों से सिर्फ इस बात पर ध्यान देने को कहेंगे कि किस तरह सरकार के ही लोग ये कह रहे हैं कि सरकार किसी काम की नहीं। क्या सुरेंद्र सिंह की बात में शासन का मतलब योगी सरकार और तलवार का मतलब यूपी पुलिस है? उन्हें साफ करना चाहिए। सुरेंद्र सिंह सरकार के धर्म की बात करते हुए रक्षा की बात कर रहे हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि क्या सरकार के धर्म में न्याय करना नहीं आता। हमारी अपील है बलिया के लोग एक सद्बुद्धि यज्ञ करें और उसमें सुरेंद्र सिंह जी को आमंत्रित करें। यज्ञ के बाद विधायकों के संस्कार विषय पर एक गोष्ठी हो। काश तब विधायक जी जान पाएं कि जवान बेटियों को दिए जाने वाले संस्कार से संबंधित उनके ज्ञान में क्या त्रुटि है। ये तो विधायक जी थे। ऐसे ही राजस्थान के डीजीपी का बयान भी चर्चित हुआ। उन्हें भी सोच समझ कर बोलना चाहिए। अब वीडियो से सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 74,442 नए मामले आए। 903 लोगों की मौत हुई। 76,737 लोग ठीक हुए। इन्हें मिलाकर कुल मामले देश में अब तक जो रजिस्टर हुए वो हैं 66,23,815। कुल मौत का आंकड़ा 1,02,685 और ठीक हुए लोगों की संख्या 55,86,703। दूसरी सुर्खी बनाई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स के माने हुए खिलाड़ी और कांग्रेस के कर्नाटक प्रदेश के अध्यक्ष डीके शिव कुमार के यहां पड़े सीबीआई के छापों ने। डीके शिव कुमार सूबे में पार्टी के भीतर सिद्धारमैया खेमा के एंटी माने जाते हैं। बावजूद इसके वो कर्नाटक ही नहीं, देश भर में सबसे मजबूत कांग्रेसी नेताओं में भी गिने जाते हैं। धन बल की मजबूती। वही डीके शिव कुमार, जिनके रिजॉर्ट होते हैं जिसमें देश भर के कांग्रेस विधायक अचानक कुछ खाली वक्त बिताने पहुंच जाते हैं। आय से अधिक संपत्ति के आरोप पर सीबीआई ने शिव कुमार के खिलाफ एक मामला कायम किया। इसी के संबंध में आज 5 अक्टूबर की सुबह कर्नाटक, मुंबई और दिल्ली में डीके शिव कुमार से जुड़े 14 ठिकानों पर सीबीआई ने एक साथ छापा मारा। छापा डीके शिव कुमार के भाई और बेंगलुरु ग्रामीण सीट से सांसद डीके सुरेश के ठिकानों पर भी पड़ा। 2017 में दिल्ली स्थित शिव कुमार से जुड़े ठिकानों पर तकरीबन 8 करोड़ रुपए बरामद हुए थे।
इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय ने उन पर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला कायम किया था और 2019 में शिव कुमार को इसी सिलसिले में दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी बंद किया गया था। जैसा कि अपेक्षित था, इस कार्रवाई के बाद कांग्रेस ने निंदा की। समाचार लिखे जाने तक पीटीआई के मुताबिक तकरीबन 50 लाख रुपए बरामद किए जा चुके थे। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। कश्मीर में हफ्ते की शुरुआत आज फिर एक आतंकवादी हमले से हुई, जिसमें सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और कम से कम 5 घायल हैं। ये जवान रोड ओपनिंग पार्टी का हिस्सा थे। हमला 12:50 दोपहर में पुलवामा जिले में पड़ने वाले पंपोर बाईपास पर हुआ। इस जगह से श्रीनगर लगभग आधे घंटे की दूरी पर है। इलाके की घेराबंदी करके आतंकवादियों को पकड़ने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग 28 अक्टूबर को होनी है। गठबंधन, सीटों का बंटवारा, चुनावी गणित और समीकरण जैसी बातें अगले 1 महीने तक चर्चा में रहेंगी। हमारी टीमें भी बिहार की जमीन से आप तक कहानियां लेकर आएंगी। सुनिए, सुनाइए, देखिए, दिखाइए, आगे भी बढ़ाइए। तो चुनाव का एक ही पता है, दी लल्लन टॉप। आपकी सुनने हम आ रहे हैं। अब आपको सुनाएंगे जो 4 अक्टूबर के दिन लोक जनशक्ति पार्टी ने कहा। रामविलास पासवान की हार्ट सर्जरी हुई है, दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इसने पार्टी की धार को कतई कम नहीं किया। पार्टी के पास नया चेहरा है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई से सांसद चिराग पासवान। कुछ हफ्तों तक उहापोह के बाद लोजपा ने 4 अक्टूबर को ऐलान किया कि पार्टी जेडीयू बीजेपी वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए से अलग चुनाव लड़ेगी। लेकिन यहाँ एक कैच है, ये अलगाव फिलहाल जेडीयू से बताया गया है, बीजेपी से नहीं। लोजपा का कहना है कि जेडीयू से वैचारिक मतभेदों की वजह से हम अलग हो रहे हैं, लेकिन पार्टी केंद्र में बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी है और उसके विधायक चुनाव के बाद के हालात में बीजेपी को समर्थन देंगे। अलगाव पर चिराग ने और क्या कहा, सुनिए। 2005 से लेकर 2020 तक का अगर आप उनका कार्यकाल देखें तो मुझे नहीं लगता कि जितनी उम्मीदें मुझे एक बिहारी होने के नाते या बिहार की जनता को थी, उन उम्मीदों पर वो खरा उतर पाए हैं। इसीलिए अगर 2014 का भी अगर आप चुनाव देखें, मेरे पास लोक जनशक्ति पार्टी। उधर जेडीयू के बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक कुमार चौधरी का एक बयान अखबारों के पहले पन्ने पर है। उन्होंने कहा कि लोजपा के एनडीए छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि लोजपा का हमसे कौन सा वैचारिक मतभेद है। ये वही लोजपा है जो पिछले लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए नीतीश कुमार को बुलाने पर जोर दे रही थी। पार्टी जेडीयू के खिलाफ तो उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन बीजेपी को वॉकओवर देने के मूड में है। कहा जा रहा है कि 143 सीटों पर लोजपा लड़ सकती है, लेकिन पार्टी की तरफ से फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई। जेडीयू को लेकर चिराग की ये खटास अभी की नहीं है। दोनों पिता पुत्र पिछले कुछ समय से नीतीश कुमार के 5 साल के प्रदर्शन पर लगातार घेर रहे थे, खासकर कोविड और लॉकडाउन के बाद और हालिया बाढ़ के मुद्दे पर। यही चिराग पासवान 2020 की शुरुआत में नीतीश कुमार की आलोचना के साथ बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट यात्रा निकाल रहे थे और युवा बिहारी की पहचान पर जोर दे रहे थे। लेकिन खटास की वजह सिर्फ वैचारिक मतभेद हैं क्या? इसका एक जवाब मिलता है एक मुलाकात से। पिछले दिनों चिराग पासवान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मिले थे। इस बात की चर्चा पहले ही थी कि लोजपा एनडीए गठबंधन में 36 सीटें मांग रही थी, लेकिन पार्टी को कम सीटें दी जा रही थी। लोजपा लगातार पिछले कुछ चुनावों में कमजोर पड़ी है। ऐसे में चिराग पासवान की इस मुलाकात के 2 दिन बाद ही एनडीए से अलग चुनाव लड़ने की बात सामने आई, लेकिन चिराग पासवान के मुंह से मनमाफिक सीट न मिलने वाली कसक नहीं निकली। अब यहां पर ठहरकर हम लोजपा और बीजेपी की दोस्ती पर भी चर्चा कर सकते हैं। दी लल्लन टॉप को उसकी सीरीज नेताजी घेरे में के लिए एक इंटरव्यू दिया था चिराग पासवान ने। उसमें यह सवाल पूछा गया था कि किन राजनीतिक परिस्थितियों के तहत एलजेपी ने एनडीए में शामिल होने का फैसला किया था 2014 के चुनाव से पहले। और तब चिराग पासवान ने कहा था कि मेरे पिता यानी कि रामविलास पासवान के मन में तो संशय था, लेकिन मैं जनता का, युवाओं का मूड देख रहा था, इसलिए मैंने अपने पिता पर दबाव बनाया और हम एनडीए में शामिल हुए। कहा जाता है कि यही चिराग पासवान अब एनडीए में अपना रोल बढ़ाने के लिए चाहते हैं कि वो जेडीयू की बिना पर बढ़ें। चिराग पासवान को लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ एक मजबूत एंटी इनकम्बेंसी लहर है। चिराग पासवान को लगता है कि जब तक वो ज्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी पार्टी का प्रसार नहीं होगा, क्योंकि लोग किसी राजनीतिक दल से अब तभी जुड़ते हैं जब उन्हें चुनावी संभावनाएं नजर आए। चिराग पासवान को लगता है कि अगर वो अपने आप को पूरे बिहार के नेता के तौर पर असर्ट करेंगे तो पोस्ट नीतीश कुमार पॉलिटिक्स में उनकी बड़ी रुचि होगी
और चिराग पासवान को लगता है कि महाराष्ट्र से सबक लेकर बीजेपी ये जान चुकी है कि सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। ये सब तो कुछ तर्क हैं, कुछ आगे भी आएंगे, पर फिलहाल राजनीति के एक प्रचलित शब्द पर लौटते हैं, किंग मेकर। जेडीयू को संदेश देकर चिराग को उम्मीद है कि लोजपा किंग मेकर की भूमिका निभा सकती है। खबरें हैं कि अब बीजेपी और जेडीयू में 50-50 फॉर्मूले पर लगभग सहमति बन गई है। बीजेपी 119, जेडीयू 119 सीटों पर लड़ सकती है। बाकी की 5 सीटें जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को दी जा सकती हैं। क्या एनडीए की दोनों बड़ी पार्टियों को चिराग के इस कदम का अंदाजा था, जो इतने साफ सुथरे गणित ने आकार लिया? अगर हाँ, तो जदयू ने चिराग के इस कदम का जवाब देने के लिए क्या तैयारी की, देखना होगा। कुछ तैयारियां तो नजर आती हैं। कांग्रेस के नेता थे, दलित समाज से आते हैं, नीतीश सरकार में मंत्री हैं और कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश के अशोक चौधरी। दूसरी बात, जीतन राम मांझी को पार्टी में लेकर आए तो नीतीश को लगता है कि रामविलास पासवान के बेटे के दलित कार्ड की काट उनके पास मौजूद है। सीटों के बंटवारे की बात निकली है तो यह भी जान लीजिए कि 3 अक्टूबर को विपक्ष की तरफ से गठबंधन की सीटों का ऐलान हो गया। 144 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगी, 70 सीटों पर कांग्रेस और 29 सीटों पर 3 लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीएम और सीपीआई-एमएल। तो ये तो सीटों का मोटा माटी गणित हो गया। अब चिराग और बीजेपी की केमिस्ट्री पर बात करते हैं। चिराग पासवान इस कदम की तैयारी कई महीनों से कर रहे थे। कई लोग कहते हैं कि 2019 के लोकसभा चुनाव का नतीजा आने के कुछ ही महीनों बाद ये तैयारी शुरू हो गई थी। तैयारी का पहला चरण वो था जब चिराग के चाचा पशुपति पारस, जो विधायक थे, नीतीश सरकार में मंत्री थे, सांसद हो गए, दिल्ली आ गए। इसके बाद चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से मुलाकात की और पार्टी के कोटे से एक मंत्री पद। उन्होंने जिस व्यक्ति का नाम प्रपोज किया, नीतीश कुमार को वो नाम रास नहीं आया क्योंकि वो जनरल कैटेगरी का नाम था। नीतीश कुमार के सिपहसालारों ने कहा, आप पासवानों की ही सियासत करिए। चिराग को ये बात जमी नहीं। उन्हें लगा कि ये पार्टी को एक ही लेवल के नीचे रखना चाहते हैं। इसके बाद से नीतीश और चिराग के बीच बयानबाजी तेज हो गई। चिराग ने कई बार नीतीश कुमार से मिलने का समय मांगा, नहीं मिला। नीतीश कुमार को लग रहा था कि जिस तरह से उन्होंने सामरिक घेरेबंदी करके रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए से बाहर का दरवाजा दिखा दिया, वही हश्र एलजेपी का होगा। लेकिन बीजेपी एक बफर चाहती थी। बीजेपी चाहती थी कि एक विकल्प बना रहे। लोजपा का इस तरह गठबंधन से जाना और इसके बावजूद लगातार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आस्था जताना, यही बताता है कि फिलहाल बीजेपी और एलजेपी के बीच सब कुछ खराब नहीं है। ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक है। अगर एलजेपी जेडीयू को नुकसान पहुंचाती है, जेडीयू बराबर सीटों पर लड़कर भी स्ट्राइक रेट के मामले में, नंबर ऑफ सीट्स के मामले में बीजेपी से काफी पीछे रहती है, तो एक विकल्प यह भी है कि नीतीश कुमार की जगह बीजेपी का कोई नेता पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो में आगे आए और एलजेपी भी इसी शर्त पर समर्थन दे कि बीजेपी का सीएम बनेगा, तभी हम गठबंधन में शामिल होंगे। और कांग्रेस को लेकर आरजेडी की चिंता है। क्या चिंता है? आरजेडी के नेताओं को लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें नहीं दी जानी चाहिए थी। हालांकि कांग्रेस 70 के आंकड़े पर कायम रही। आरजेडी की दूसरी चिंता यह है कि कांग्रेस कभी भी किन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों का हवाला देकर जेडीयू के साथ जा सकती है, इसलिए उस पर बहुत निर्भर नहीं रहा जा सकता। इस पूरी बिहार की कवायद की शुरुआत होती है एलजेपी के मूव से, इसलिए फिर इस पर लौटते हैं। रामविलास पासवान ने जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर नवंबर 2000 में लोक जनशक्ति पार्टी बनाई। लोजपा का कहना था कि वो दलितों, गरीबों और मुसलमानों के मुद्दे पर लड़ती है। पार्टी ने पहला बड़ा चुनाव 2004 में लड़ा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और लालू की राष्ट्रीय जनता दल के साथ गठबंधन कर लोजपा ने 4 सीटें जीती। एनडीए की इंडिया शाइनिंग को जनता ने नकार दिया। केंद्र में यूपीए की सरकार बनी और रामविलास पासवान रसायन और उर्वरक मंत्री। इससे पहले चंद्रशेखर और पीवी नरसिम्हा राव को छोड़ दें तो 1989 में वीपी सिंह से लेकर आज नरेंद्र मोदी तक वो हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री रहे हैं। एक बरस बाद आता है साल 2005, बिहार विधानसभा चुनाव। इस साल बिहार में 2 दफा विधानसभा चुनाव हुए, थैंक्स टू बूटा सिंह। फरवरी वाले चुनाव में लोजपा को 29 सीटें मिली, किसी पार्टी को बहुमत नहीं। लोजपा ने आरजेडी और एनडीए को समर्थन देने से इनकार किया, शर्त रखी कि किसी मुस्लिम को मुख्यमंत्री बनाइए तभी समर्थन देंगे। आरजेडी इसके लिए राजी नहीं हुई। आरजेडी ने कांग्रेस को समझाया कि फिर से चुनाव हो जाने दीजिए, बहुत नाराजगी है लोगों में इन सब के अड़ियल रवैये को लेकर, इस बार हम झूम कर आएंगे और जीतेंगे।
उधर लोजपा के कई विधायक जेडीयू की तरफ जाने की तैयारी करने लगे। रामविलास पासवान का कहना है कि मैंने खुद इजाजत दे दी कि मैं सरकार नहीं बना पा रहा हूं, आप अपने राजनीतिक विकल्प देख लीजिए। और तभी विवाद हो गया। बूटा सिंह गवर्नर थे, पूर्व कांग्रेसी नेता, उन्होंने सिफारिश की और राष्ट्रपति शासन लग गया। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिफारिश को अवैधानिक, संविधान के खिलाफ बताया। विधानसभा भंग हो गई। अक्टूबर में फिर चुनाव हुए। इस बार आरजेडी कांग्रेस गठबंधन को झटका लगा। लोजपा ने 203 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, 10 सीटें जीत सकी, लेकिन अपने पूर्व गठबंधन को हराने के लिए यह पर्याप्त था। एनडीए को बहुमत मिला, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। रामविलास पासवान ने कहा कि बिहार के चुनाव से केंद्र पर फर्क नहीं पड़ता और वो केंद्रीय मंत्री बने रहे। फिर आए साल 2009 के लोकसभा चुनाव। इसमें यूपीए से अलग होकर लोजपा ने चौथे मोर्चे के तहत चुनाव लड़ा। इस मोर्चे में लालू की आरजेडी, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी भी थी। लोजपा को इस चुनाव में तगड़ा झटका लगा, एक भी सीट नहीं मिली। रामविलास पासवान हाजीपुर सीट पर जेडीयू के रामसुंदर दास से चुनाव हार गए। आरजेडी को 4 लोकसभा सीटें मिली। बाद में लालू ने माना कि यूपीए से अलग होकर लड़ना गलत फैसला था और उन्होंने सत्ता में आई यूपीए सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया। इसी चुनाव से पहले एक और सेटबैक लोजपा को तब लगा जब झारखंड की पूरी पार्टी यूनिट ने कांग्रेस में विलय कर लिया। प्रदेश यूनिट ने आरोप लगाया कि रामविलास पासवान ने उन्हें अनदेखा कर दिया। इस विलय के बाद रामविलास पासवान ने ये यूनिट भंग कर दी। 2009 में वीपी सिंह की बनाई पार्टी जनमोर्चा का भी लोजपा में विलय हुआ। जनमोर्चा के अध्यक्ष और वीपी सिंह के बेटे अजय प्रताप सिंह को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी दी गई। फिर आता है 2010 का बिहार विधानसभा चुनाव। लोजपा ने आरजेडी के साथ दोस्ती गांठी, लेकिन इस बार लोजपा की सीटें घटकर 3 रह गईं, जो पिछले चुनाव से 7 कम थी। फिर 27 फरवरी 2014 को 12 साल बाद लोजपा आधिकारिक तौर पर एनडीए में शामिल हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बिहार में एनडीए के परचम तले 7 सीटों पर चुनाव लड़ा, 6 पर जीत दर्ज की। खुद रामविलास पासवान हाजीपुर से चुनाव जीत गए। उनके बेटे चिराग पासवान जमुई से सांसद बने। रामविलास पासवान को नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण के मंत्रालय दिए गए। इसके बाद आए 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव। इसमें लोजपा बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के साथ फिर लड़ी। 243 में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन जीते सिर्फ 2 पर, यानी पिछले चुनाव से भी 1 सीट कम हो गई। 2019 का लोकसभा चुनाव आया, लेकिन उससे पहले नीतीश कुमार आ गए एनडीए में वापस। लोकसभा चुनाव में सीटों को लेकर दबाव था, क्योंकि अब बीजेपी को जेडीयू के साथ भी सीटें साझा करनी थी। ऐसे में रामविलास पासवान ने चुनाव नहीं लड़ा। फॉर्मूला दिया गया पिछली 7 सीटों के मुकाबले 6+1 का, यानी 1 राज्यसभा 6 लोकसभा, और ये 1 राज्यसभा रामविलास पासवान को। और फिर से उन्हें मोदी कैबिनेट में पुराना मंत्रालय सौंप दिया गया। बिहार में लोजपा चाहती है कि जेडीयू के वोट कटें, बीजेपी को मदद मिले, ताकि भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरे, उसे छोटी पार्टी के समर्थन की जरूरत महसूस हो, और तब ये छोटी पार्टी लोजपा हो, ना कि जदयू। सुनने में बढ़िया स्कीम लगती है, लेकिन क्या ये स्कीम काम करेगी? इतिहास हमने आपको बता दिया, अब कुछ वर्तमान के बारे में बता देते हैं। वर्तमान ये है कि चिराग पासवान के ऊपर अभी भी दिल्ली छाप नेता होने का ठप्पा लगा है। वर्तमान ये है कि चिराग पासवान अभी बिहार में कील ठोक कर नहीं रुके हैं। वर्तमान ये है कि एकदम चुनाव के ऐन पहले क्या लोजपा सभी जिलों में, सभी विधानसभा चुनाव में, सभी विधानसभा असेंबलीज में अपना स्ट्रक्चर खड़ा कर पाएगी? क्या लोजपा के पास संसाधन है? क्या लोजपा के पास प्रभावी नारा है? नेता तो है, नियत यानी कि काडर, संगठन की मजबूती, वो कितनी मजबूत है? चिराग पासवान और उनके समर्थकों को लगता है कि ऐसा है। राजनीतिक टिप्पणीकार कहते हैं कि जिन सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी, उन सीटों पर जो बीजेपी के महत्वाकांक्षी नेता हैं, हो सकता है कि वो एलजेपी के साथ आ जाएं। हो सकता है कि बीजेपी ऊपर खाने नीतीश कुमार के साथ रहे, लेकिन अंदर खाने जेडीयू की सीटें कम रहें, उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी कम रहे, इसके लिए एलजेपी को टैक्टिकल सपोर्ट दिया जाता रहे। और हो सकता है कि चिराग पासवान के सारे राजनीतिक अरमान ध्वस्त हो जाएं। अब बात करेंगे हाथरस मामले की। भारत एक उत्सव प्रधान देश है। ये लाइन आपने कई निबंधों में पढ़ी होगी, कई निबंधों में लिखी भी होगी। देश के तमाम निबंध लेखकों से माफी के साथ हम इस लाइन में एक स्थायी बदलाव करना चाहते हैं। भारत एक तमाशा पसंद देश है। हमारे यहाँ किसी भी चीज का तमाशा बनाया जा सकता है, चाहे फिर वो किसी पीड़ित परिवार की बदनसीबी ही क्यों ना हो।
हाथरस में पीड़िता की मौत के बाद मामले को रफा दफा करने की कोशिशों में रंगे हाथ पकड़ी गई उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के मुताबिक अब मामला इंटरनेशनल हो गया है। 4 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ ने दावा किया था कि कुछ लोग सूबे और देश में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा भड़काना चाहते हैं। सीएम साहब को अपनी पुलिस इतनी निकम्मी लगती है कि उन्होंने ऐसे लोगों का पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी यूपी पुलिस को नहीं, भाजपा कार्यकर्ताओं को दी। क्या इसी से अपमानित महसूस कर अब यूपी पुलिस ने चंदपा थाने में एक हाथरस मामले से जुड़ी एफआईआर दर्ज की? नेताओं से उलट पत्रकारों की यह जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी बात में लॉजिक को जगह दें। तो सुनिए, यूपी पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने हाथरस में एक लड़की की हत्या और कथित सामूहिक बलात्कार के मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का पता लगाया। जाति दंगे भड़काने के इस अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के मामले में राजद्रोह, 2 समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने, झूठे सबूत पैदा करने और जालसाजी जैसे अपराधों से संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। लेकिन जो एफआईआर पहले दर्ज हुई थी उसका क्या हुआ? यूपी पुलिस एक लकीर बहुत दिनों से पीट रही है कि पीड़िता के साथ बलात्कार नहीं हुआ। इसके लिए वो फॉरेंसिक रिपोर्ट का हवाला दे रही है। सुनिए। जो दिल्ली के पीएम रिपोर्ट में जो मृत्यु का कारण आया है वो गले में चोट होने के कारण और उसके दौरान जो ट्रॉमा होता है उसके कारण आना बताया गया है। इस बीच जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। एक मामला जिसमें हमले के बाद पीड़िता की जान जा चुकी है, उसमें सरकार एड़ी चोटी का जोर लगाकर ये क्यों साबित करना चाहती है कि रेप नहीं हुआ? मेरे ख्याल से ये काम कोर्ट को करना है, ये तय करना कि अपराध हुआ कि नहीं, क्योंकि जो विक्टिम है उनकी फैमिली है, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। इस सवाल पर विचार किया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये जान लें कि जिस रिपोर्ट पर योगी सरकार और यूपी पुलिस ये दावा कर रही है वो कितनी सही हो सकती है। आपको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर हमजा मलिक का बयान सुनाते हैं। दिल्ली रेफर होने से पहले पीड़िता का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा था। डॉक्टर हमजा से इंडिया टुडे से जुड़े संवाददाता शिवम सारस्वत ने बात की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात जो है एकदम क्लियर है कि उसमें ये आया है कि उसकी जो वजाइना में जो हाइमन है उसमें इंजरी है, और जो जिसने पोस्टमार्टम किया उसने ये मेंशन किया है कि ओल्ड हील्ड जो है रप्चर हाइमन में पाया गया है। तो इस रेप पीड़िता का जो है रेप 14 सितंबर को 9 बजे होता है, और ये जो है पोस्टमार्टम लगभग 29 तारीख को मॉर्निंग में होता है। तो इस दरमियान अगर ये देखा जाए कि अगर उसके साथ रेप किया गया तो इतने दिनों में कोई ऐसा जो है बॉडी में कोई ऐसा घाव नहीं है जो ना भरे। तो जो इस तरह से जो डॉक्टर ने कहा है कि हील्ड रप्चर जो है हाइमन का मौजूद है, तो इससे ये साफ है कि उसके साथ रेप हुआ है। अगर कोई भी जो है फॉरेंसिक एक्सपर्ट इसको जो है अगर अपना लीगल ओपिनियन देगा तो इसमें जो है इससे रेप की पुष्टि हो रही है। और दूसरी बात, उसमें एनल कैनाल में भी जो है एक एनल ओरिफिस पे 11 o'clock पोजीशन पे एक टीयर मिला है, वो भी हील्ड जो है टीयर है। मैं भी आपको बताया कि कोई भी ऐसा जो है जिसमें कोई भी ऐसा घाव नहीं है कि जो 10 दिन में लगभग भर ना जाए। तो इससे साफ जाहिर है कि जो है जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आई है वो भी जो है उसमें पीएसएल जो है फॉरेंसिक साइंस लैब की जो रिपोर्ट आई है उसमें ये कहा गया है कि कोई स्पर्मेटोजोआ या शुक्राणु की मौजूदगी नहीं है। तो इसको लड़की के साथ 14 तारीख को रेप किया जाता है और लड़की इस स्थिति में नहीं होती है कि वो खुद जो है कोई अपनी हिस्ट्री डॉक्टर्स को दे। तो उसके घर वालों के ज़रिए से, वो पुलिस वालों के ज़रिए से जितनी हिस्ट्री जो है डॉक्टरों को मिलती है उसी बुनियाद पर एग्जामिनेशन करते हैं। जब लड़की जो है 22 तारीख को पहली बार गैंग रेप की बात करती है तब उसकी जो है रेप की जो है जांच शुरू की जाती है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि 14 सितंबर की इस घटना में रेप के आरोपों की जांच के लिए फॉरेंसिक सबूत
25 सितंबर को लिए गए। इतने लंबे वक्त के बाद सैंपल लेने पर क्या रिपोर्ट सही नतीजा दे सकती है? ये हमने पूछा एएमयू मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर के चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर अजीम मलिक से। नॉर्मल जो रेप केस जैसे होते हैं उसमें कब तक उसका ले जाना चाहिए सैंपल, जिससे गवर्नमेंट गाइडलाइन तो 4 दिन के अंदर कहती है। अच्छा, 4 दिन के अंदर सैंपल ले लेना चाहिए। और अगर कोई उसके बाद लेता है तो फिर उसमें अब वो फोरेंसिक एक्सपर्ट ये बता सकते हैं। बाकी मेरी जो नॉलेज है कि 4 दिन के अंदर गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं कि वो 4 दिन के अंदर आपको उसके स्वैप्स जो हैं वो ले लेने चाहिए। 11वें दिन नहीं आएगी रिपोर्ट? नहीं, 11वें दिन तक बहुत रेयर है। तो ये ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था? नहीं, ये मेरी एक निजी राय थी। ये तो रही फॉरेंसिक सबूतों पर बात, जहां यूपी पुलिस का एक दावा है, विशेषज्ञों का दूसरा दावा अब माननीय अदालत तय करेगी। सवाल इस बात पर भी उठे कि यूपी पुलिस रेप की किस परिभाषा को आधार बनाकर ये दावे कर रही है। क्या रेप की परिभाषा जो परंपरागत थी कानूनों में बदलाव से पहले पेनिट्रेशन की, स्पर्म की वही है या बदल गई है? हमने ये सवाल भी एक्सपर्ट से पूछा। देखिए, रेप का डेफिनेशन ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हो, ठीक है। रेप की डेफिनेशन ये नहीं है कि उसमें सीमेन डिटेक्ट हो। एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स आपका पेनिट्रेशन से ही होता है, ठीक है। ठीक है, तो जब तक पेनिट्रेशन नहीं है इट डजंट अमाउंट टू रेप। रेप की चार्जेस नहीं लगा सकते हैं। लेकिन सीमेन मिलना नहीं मिलना ये नेसेसिटी नहीं है, इसकी ये नेसेसरी नहीं है। इंटरनल इसके अलावा बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि होते हैं। मेल ऑर्गन पे भी अगर इंजरीज नहीं है तो भी उसका डाउट उसे नहीं मिलेगा। बेनिफिट ऑफ डाउट जरूरी नहीं है कि उसको मिले। जी हाँ। विक्टिम के अगर इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट्स पे इंजरीज हैं तो विक्टिम की स्टेटमेंट पे रिलाई किया जाता है और रेप के चार्जेस लगते हैं। आपका एक सवाल पहले ये भी था कि क्या पुलिस अगर कोई ऐसी रिपोर्ट सबमिट करती है जिसमें रेप की बात नहीं की जाती है, वो रेप के चार्जेस नहीं लगाते हैं, तो क्या ये केस अदालत में जाएगा या नहीं जाएगा? सबसे पहली चीज, जब एफआईआर लॉन्च हो गई तो केस तो अदालत में जाएगा ही जाएगा, ठीक है, अनलेस अनटिल वो एफआईआर हाई कोर्ट से क्वैश ना हो जाए। और इस तरह के मामले में हाई कोर्ट ये एफआईआर क्वैश नहीं करती है। जहां तक बात ये है कि पुलिस ही रेप के चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, तो उसका फिर ये है कि विक्टिम को जो स्टेट की तरफ से जो काउंसिल मिलता है वो तो वही काम करेगा जो पुलिस अपने स्टेटमेंट में देगी, अपने इन्वेस्टिगेशन वगैरह में जो रिपोर्ट देगी, अपना चार्जशीट अपनी जो फाइल करती है, स्टेट का जो काउंसिल होता है वो उसके अकॉर्डिंगली ही काम करता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन उस केस में हम पब्लिक प्रोसिक्यूटर से चीजें बता के अपने पॉइंट्स भी हम रेज करा सकते हैं। और साथ साथ ये नेसेसरी नहीं है कि अगर स्टेट की तरफ से काउंसिल मिला है तो विक्टिम अपनी तरफ से कोई प्राइवेट काउंसिल इंगेज ना करे। जनरली इस तरह के मैटर में जहाँ पे हमारा केस थोड़ा सा ट्विस्ट करने की कोशिश की जाती है, लगता है कि पुलिस बायस्ड है, एक्यूज को बचाने की कोशिश कर रही है, जनरली उस टाइप के केसेस में, या फिर अगर थोड़ा साउंड होते हैं, फाइनेंशियली साउंड होते हैं विक्टिम, तो वो हमेशा एक प्राइवेट काउंसिल करते हैं ताकि वो उनके केस को ढंग से रिप्रेजेंट कर सके एंड एक्यूज को ज्यादा से ज्यादा पनिशमेंट दिला सके और जो भी कंपनसेशन है विक्टिम को वो दिला सके। तो वो केस वहां जाएगा। अपार्ट फ्रॉम पुलिस की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, चार्जशीट फाइल करने के बाद भी हम चार्ज पे आर्ग्यू करते हैं और चार्ज पे आर्ग्यू करने के बाद वहां पे नए सेक्शन ऐड होते भी हैं और डिलीट होते भी हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन एविडेंस। जो एविडेंस है, जो रिपोर्ट्स हैं, उसके बेसिस पे ही ये चीजें होती हैं। ठीक है। एक आखिरी सवाल मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ अपने एंड से कि
जो कि मैंने पहले भी कहा था कि 2013 में जिस तरह नए प्रावधान जोड़े जाते हैं, क्या उसमें रेप की डेफिनेशन वही रहती है जो पहले थी, जो काफी रेप की डेफिनेशन जो 2013 में ये सारी जो चीजें चेंज हुई हैं, इसमें हुआ ये है कि आपके रेप की डेफिनेशन वगैरह में बहुत कुछ चेंजेस नहीं आए हैं। वहां पे चेंजेस आपकी ये आए हैं कि जो पनिशमेंट वगैरह के लिए होता था कि आप रेप कर रहे हैं तो आपको डेथ सेंटेंस वगैरह नहीं मिलता था, कि आप क्रूरता दिखा रहे हैं तो वहां पे डेथ पेनल्टी मिलेगी। एंड जो इस तरह के केसेस हैं फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे। साथ साथ ये भी अमेंडमेंट हुआ है कि पहले ये सारे ट्रायल्स ओपन कोर्ट में चलते थे, अब कैमरा प्रोसीडिंग होती है। वहां पे एक कमरे में विक्टिम होंगे, एक्यूज को पर्दे के पीछे रखा जाता है या फिर दूसरे कमरे से, क्योंकि वो जो भी प्रोसीडिंग चल रहा होता है, ये उसका राइट है कि क्या प्रोसीडिंग चल रही है वो देखे और जाने। हम आपको 2 एफआईआर के बारे में बता चुके हैं, षड्यंत्र वाली एफआईआर और मामले में दर्ज असल एफआईआर। अब एक और एफआईआर पर बात करते हैं जो दर्ज नहीं हो पा रही, और इसके बहाने कई लोग योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो योगी सरकार पीड़ित परिवार का नार्को टेस्ट करने पर आमादा है, क्या उसमें हिम्मत है कि वो भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय पर कार्रवाई करे। अमित मालवीय रेप के आरोप को झुटलाने के लिए एक वीडियो ट्वीट करते हैं। समाचार लिखे जाने तक ये वीडियो उनकी ट्विटर टाइमलाइन पर मौजूद था, एक वीडियो जिसमें पीड़िता का चेहरा नजर आ रहा था। लोगों ने सवाल किया कि रेप पीड़ित या फिर ऐसा दावा करने वाली किसी पीड़िता की पहचान जाहिर करना अपराध है, तो इन्होंने ऐसा कैसे किया। अमित मालवीय ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, वीडियो भी नहीं हटाया। फिर बात राष्ट्रीय महिला आयोग पर पहुंची। सक्रिय है राष्ट्रीय महिला आयोग, ट्विटर पर भी खूब सक्रिय है। इसकी अध्यक्ष रेखा शर्मा ने अखबारों से बात करते हुए बयान दिया कि अगर सामूहिक बलात्कार की बात साबित होती है तब मालवीय के ट्वीट पर कार्रवाई होगी। ये तो नेताजी का बयान था, लेकिन कानून क्या कहता है। इंडियन पीनल कोड आईपीसी का सेक्शन 228A साफ तौर पर कहता है कि यौन हिंसा के मामलों में ये बात चाहे जांच में सामने आए या फिर ऐसा दावा किया जाए, पीड़ित की पहचान सार्वजनिक नहीं की जा सकती। इसके लिए 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। क्या योगी सरकार कानून के इन पहलुओं के बारे में जानकारी रखती है? अगर ऐसा है तो फिर माननीय नेताजी पर कार्रवाई कब होगी? ये सवाल सोशल मीडिया पर पूछे जा रहे हैं। सवाल लगातार पूछे जाते रहने चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जवाबदेही के लिए ये बहुत जरूरी होता है। आज के ललन टॉप शो में इतना ही। आखिरी में सुनिए केदारनाथ सिंह की कविता। चुनाव का मौसम है, कविता भी उसी से जुड़ी है। अब की वोट देने पहुंचा तो अचानक पता चला मतदाता सूची में मेरा नाम ही नहीं। किसी से कुछ पूछूं कि मेरे भीतर से आवाज आई, उजबक की तरह ताकते क्या हो, ना सही मतदाता सूची में। उस विशाल सूची में तो है ही नाम जिसमें वे सारे नाम हैं जो छूट जाते हैं बाहर। बाहर निकला तो निगाह पड़ी सामने खड़े पेड़ पर, सोचा वह भी तो नागरिक है इसी मिट्टी का। और देखो ना मरजीवे को, खड़ा है कैसा मस्त मलंग। मैं पेड़ के पास गया और उसकी छां में बैठे बैठे आ गई झपकी। देखा पेड़ के नेतृत्व में चले जा रहे हैं बहुत पेड़ और लोग, जिसमें शामिल हैं बड़, पाकड़, गूलर, गंभार, मसान काली का दमकता सिंदूर। चला जा रहा था आगे आगे कि सहसा एक पत्ती के गिरने का धमाका हुआ और टूट गई नींद। मैंने देखा अब मेरी जेब में मेरा अनदिया वोट है, एक नागरिक का अंतिम अधिकार। मैंने खुद से कहा अब घर चलो केदार और खोजो इस व्यर्थ में कोई नया अर्थ। शुभ रात्रि। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।